बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है, हम सब इसकी डालियां हैं। और डालियों से ही पेड़ पेड़ है, और डालियां छोटी हों चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती हैं। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर अलग हो जाए। तुम सदैव, तुम हमेशा मेरा कहा मानते रहे हो। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया, किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है, या उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर से मेरा रिश्ता, मेरा नाता हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, सब जाने लगते हैं। इंदु बेटा और मंजली बहू, तुम जरा बैठो। बाकी सब चले जाते हैं। मंजली बहू, तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक सीमित रखो बेटा जो उसे सहन कर सकते हैं। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं जब तक वे पूर्णतया घर का अंग ना बन जाए। और इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए। इंदु बेटा, उसके ज्ञानार्जन करना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेष कर सावधान रहने का आदेश देता हूं। अब तुम जाओ और देखो शिकायत का अवसर ना मिले। गला भर आता है। यही मेरी आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ फलें फूलें, जीवन की सुखद शीतल वायु के स्पर्श में झूमें और सरसाएं। पेड़ से अलग होने वाली डाली की कल्पना ही मुझे सहरा देती है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। इंदु, हमें क्षमा कीजिए दादाजी, हमारी ओर से आपको शिकायत का अवसर ना मिलेगा। दोनों चली जाती हैं। दादा कुछ देर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और फिर बाहर खेल रहे भाशी, मल्लू, जगदीश को आवाज देते हैं। दादा, अरे भाषु, भाषी, मल्लू, जगदीश, अरे आओ, आज तुम्हें एक कहानी सुनाए, बरगद का पेड़ और उसके बच्चों की। भाषी दरवाजे से झांकर, हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते, हर बार वही कहानी। मल्लू, चांद राजा, तारा राजा, अरे इनकी कहानी सुनाओ तो आए, हर बार वही कहानी। नकल उतार कर दादा की, एक था बरगद का पेड़। दादाजी हंसते हैं, अरे यही कहानी तो कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करती है। यही तो जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है बच्चों। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। पर्दा गिर जाता है। सूखी डाली पाठ का अंतिम दृश्य वही बरामदा है। कुर्सी मध्य में आ गई है। ज्ञात होता है कि जैसे छोटी बहू बेला धूप बैठी सेक रही थी, किंतु पर्दा उठने पर वह अकुलाती हुई बरामदे में घूमती सी दिखाई पड़ती है। एक हाथ में पुस्तक है, मानो पढ़ते पढ़ते कोई विचार आ जाने से उठकर घूमने लगी हो बेला, अपने आप से बातें करती हुई। मैं किन लोगों में आ गई हूँ, ये कैसे लोग हैं, कुछ भी तो समझ नहीं सकी। आज कुछ हैं कुछ पल, और कल कुछ पल में माशा, इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर सोचती हुई घूमने लगती है। गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई पड़ते हैं। आज आज जिस बात को बुरा कहते हैं, कल उसी की प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई हूं इन लोगों से। जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है और पुस्तक खोल लेती है। अंदर से उसकी सास अर्थात छोटी भाभी, जो कि परेश की मां है, वे आती हैं। छोटी भाभी, तुम ठीक कहती थी बेटी, इस रद्दी सामान से बैठक बैठक नहीं, कबाड़ी का गोदाम दिखाई देती है। सोचती थी कि यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं, और इस पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं, कहीं दादाजी बुरा ना माने। पर अच्छा किया तुमने जो वह सब उठा दिया। मैंने प्रेस से कह दिया है, तुम जाकर उसके साथ अपनी रुचि का सामान खरीद लाओ। यह सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। कई बार निगौड़ी इन कुर्सियों के लिए वह मुझसे रूठ चुका है। बेला, आप बैठिए माँ जी। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो बेटी, मैं तो यूं ही तुम्हें इधर देखकर बस चली आई। अनाज पड़ा है, उसे फटकना है, मिर्चें पड़ी हैं, उन्हें कूटना है, मक्खन कई दिनों का इकट्ठा हो गया है, उसका घी बनाना है, 20 दूसरे काम हैं, और दिन ढल रहा है। मैं सोचती थी तुमने मेरी बात का बुरा ना माना हो। वास्तव में बेटी, रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रो दी। नौकरानी समझदार, विश्वसनीय और आज्ञाकारी है, किंतु जो काम उसने कभी किया ना हो ना, वह उसे किस प्रकार हो सकता है। बेला, अरे आप बैठिए तो माँ जी। अरे बैठो बैठो बेटी, कष्ट ना करो, मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट ना करूंगी। मैं तो
मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। भावुक स्त्री है, जल्दी ही बात का बुरा मान जाती है। तुम यूं करना कि जो ही नया फर्नीचर आए अपने सामने लगवाकर रजवा को एक बार झाड़ना बुहारना सिखा देना, फिर वह गलती नहीं करेगी। ना हो तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। बेला, अरे नहीं नहीं, आप सास, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे इतना कह दिया। ये तुम ना चाहो तो कोई दूसरा। तुम इस बात की तनिक भी चिंता ना करो, चलने को उद्यत होती हैं। बेला, अरे आप बैठिए तो सही माँ। सास, अरे नहीं नहीं, तुम पढ़ो, मैं तुम्हारा समय नष्ट नहीं करूंगी। चली जाती है। बेला पुस्तक बंद करके लंबी सांस लेती हुई जैसे अपने आप से, अभी इन लोगों को कुछ भी तो समझ नहीं पाती। ये माँ जी एकदम कैसे बदल गई। अभी परसों मुझे इसी रसवा के लिए डांट रही थी। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर पढ़ने लगती है। बड़ी बहू और मंजली भाभी बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती हैं। मंजली भाभी, क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई या नहीं? बुढ़िया है तो सयानी। बड़ी बहू, आपने इंदु से ठीक ही कहा था, हमें वास्तव में काम की परख नहीं। पर बेला, अरे आइए इधर बैठिए, चारपाई सरका लीजिए। दोनों ही वैसे खड़े खड़े। अरे, मंजली भाभी कहती है, मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है, जो नए नए फैशन के बड़े बड़े घरों में काम कर चुकी हो। वास्तव में बहू, दादाजी जो है ना, वे पुराने नौकरों के हक में हैं। दयानतदार होते हैं, विश्वसनीय, हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। अब इस रजवा को ही देख लो, इसकी सास भी यही काम करती थी और अब रजवा की बहू भी यही करती है। बड़ी बहू, मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती? उसकी उम्र भी कम है और काम भी जल्दी सीख जाएगी। पेला, अन्य मनस्क सी, नहीं, नए नौकर की आवश्यकता नहीं है, रजवा काम सीख जाएगी। पर आप खड़ी क्यों हैं? मंजली भाभी, अरे हम तुम्हारा हर्ज ना करेंगी। बेला और भी चिढ़कर, मेरा कुछ हर्ज नहीं होता। हम आपसे छोटी हैं ना, वर्ग में और बुद्धि में भी। आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती हैं? आप मेरे साथ क्यों परायों का सा व्यवहार करती हैं? बड़ी बहू, अरे बैठिए मंजली भाभी, आप भी बैठिए। बेला, मैं चलती हूँ। वो रुलाई को रोक कर आंखों पर रुमाल रखे जल्दी वहां से चली जाती है। मंजली भाभी से बाहर से मंजली बहू की कह कही की आवाज आती है। इंदु, सच? मंजली बहू, और क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अपनी दो आंखों से देखा है। मलावी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल महाशय मुंह देखते रह गए। यहाँ पर गली मोहल्ले में हो रही एक घटना का विचार किया जा रहा है, जो कि मंजली बहू बता रही है, और किस तरह से घर में बैठ कर के बाहर वालों की हंसी उड़ाई जा रही है और सभी स्त्रियां आपस में हंस रही हैं। जब बेला उनकी उस हंसी का हिस्सा बनने के लिए नीचे आती हैं तो वे सभी चुप हो जाती हैं, जो कि बेला के लिए भी एक बहुत ही अ, ऐसी स्थिति हो जाती है कि वे अपने आप को पराया सा समझने लगती है। बड़ी बहू, भाई मुझे भी बताना, क्या किया मलावी ने? सच? बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मलावी ने। मैं कहती हूँ मुंह देखते रह गए बंसीलाल महाशय, ताका किए मुटर मुटर। हंसने लगती है। अरे कौन सी छत खोद डाली है तो बताओ? अरे रसोई की, और कौन सी? अभी तो 2 घंटे नहीं हुए कि राज मजदूर छत डाल कर गए और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपट कर अभी दुकान को गया था कि आ गई इधर से मलावी मारो मार करती। जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली है। लेके फावड़ा बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तब पहुंचे, तब अंतिम कड़ी भी उखाड़ चुकी थी। तब क्या करते? बस ताका किए मुटर मुटर। मंजली भाभी, पर बंसीलाल का लड़का? अरे गली के सिरे पर खड़ा ताल ठोक रहा है। जंगा पर हाथ मारकर खुद से बताती है, ताल ठोक रहा है, सच ताल ठोक रहा है, और ललकार रहा है कि मैं ड्योढ़ी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडर बना दूंगा, मैं यह करूंगा, मैं वो करूंगा। मलावी भी कमर कसे खड़ी है कि आए जो माई का लाल है, रखे कदम पाम घर के भीतर। इंदु, बेला एक हाथ में बंद किताब थामे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती हैं। बेला, अरे चुप हो गई? किस बात पर कह कहे लगाए जा रहे थे? मंजली भाभी, यूं ही बस हंस रही थी। आओ इधर कुर्सी पर बैठो। नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर बैठ जाती हूँ। आइए आइए, आप इधर बैठिए, आइए आप इधर बैठिए। इंदु, पारो, मंजली बहू, इंदु, बेला सब अपने स्थान से खड़ी हो जाती हैं। अरे मैं तो इधर ही जा रही थी, यूं ही जाते जाते खड़ी होगी, मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती थी। आप, अरे मैं कहती हूँ ना कि इधर आ जाओ, मेरी मुई आदत है मुई हंसने की। इंदु, अब एक यही स्थान था बैठने को। यहाँ पर स्थिति ऐसी हो जाती है
कि बहू खुद को पराया समझती है और बेला